कहानी 1962 में शुरू होती है, जहां हमें प्रशांत महासागर के बीच में एंटोनिया गाजा नामक एक विशाल जहाज दिखाया जाता है। कुल 600 यात्री जहाज पर सवार हैं, जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज पर एक पार्टी चल रही है। एक खूबसूरत गायिका प्रदर्शन कर रही है और सभी उसके संगीत का आनंद ले रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। जहाज पर हर कोई बहुत खुश है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में कुछ भयानक होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम में एक लीवर उठाता है। जैसे ही लीवर उठता है, एक तेज तार कसता है और सभी को काट देता है। एक पल में शरीर अलग अलग होने लगते हैं। ये एक भयानक दृश्य बन जाता है। हर जगह खून ही खून होता है। एक युवा लड़की जिसका नाम केटी है बच जाती है क्योंकि वह छोटी है। तार उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजर जाता है। फिर हम 40 साल आगे बढ़ते हैं, जहां एक समूह एक बड़े जहाज को टगबोट के साथ खींच रहा है। अचानक पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर समूह का नेता अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम मर्फी है को जहाज को पकड़ने वाली तार को मुक्त करने के लिए भेजता है। अगर पुराना जहाज डूबता है तो उनका टगबोट भी उसके साथ खींचा जाएगा। जब मर्फी जहाज पर पहुंचती है तो वह उसके निचले हिस्से में एक बड़ा दरार देखती है। पानी अंदर आ रहा है और जहाज 5 मिनट के भीतर डूब जाएगा। मर्फी अपनी टीम के नेता को सूचित करती है। ये सुनकर नेता उसे खींचने वाली तार को छोड़ने और तुरंत टगबोट पर लौटने का आदेश देता है, क्योंकि वे पुरानी जहाज को छोड़ने वाले हैं। उसी समय 2 और टीम के सदस्य आते हैं और मर्फी से जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन इस जहाज को खोजने में उन्हें 3 महीने लगे थे, इसलिए मर्फी इतनी आसानी से हार मानने से इनकार करती है। वह इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। उसे देखकर ऊपर के 2 साथी भी औजारों के साथ कूद जाते हैं। तीनों मिलकर जहाज के डूबने से पहले दरारों को वेल्ड कर देते हैं। वे इसे बचाने में सफल होते हैं। बाद में वे जहाज को बाजार में बेचते हैं और एक बड़ी रकम कमाते हैं, जिसे टीम लीडर सभी के बीच समान रूप से बांट देता है। जैक नाम का एक आदमी कुछ समय से उन्हें देख रहा था और उनकी बातचीत सुन रहा था। वह सीखता है कि वे समुद्र में खोए हुए जहाजों को ढूंढकर और उन्हें बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक उनके पास आता है और टीम लीडर को एक जहाज के बारे में बताता है जो खजाने की तरह छिपा हुआ है। जैक वास्तव में उस जहाज की बात कर रहा है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही जहाज जहाँ एक अज्ञात व्यक्ति ने एक लीवर उठाया और सभी को खत्म कर दिया। टीम लीडर ने भी एंटोनिया गाजा नामक एक जहाज के बारे में सुना है जो 4 दशक पहले गायब हो गया था। वह कहता है कि लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे कभी नहीं ढूंढ पाया। जैक उसे बताता है, मुझे बताया कि वो जहाज कहाँ है। अगर हम इसे वापस लाकर बेच दें तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। पैसे के बारे में सुनकर समूह के सभी लोग मिशन के लिए सहमत हो जाते हैं और अगले दिन वे अपनी टगबोट में एंटोनिया गाजा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र में एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। टीम के एक सदस्य को पास के जहाज से एक संकेत मिलता है। वे समझते हैं कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज कहीं पास में है। थोड़ी दूरी पर वे एक विशाल जहाज देखते हैं। ये वही जहाज है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो पिछले 4 दशकों से गायब था। इसे देखकर वे उत्साहित हो जाते हैं और मानते हैं कि इसे बेचकर वे बहुत पैसा कमाएंगे। टीम लीडर 2 लोगों को टगबोट में रहने का निर्देश देता है और कुछ साथियों के साथ जहाज में प्रवेश करता है जांच करने के लिए। अंदर जाते ही वे एक अजीब आवाज सुनते हैं जो उन्हें चौंका देती है। नेता समूह से आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी घड़ी तक पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि घड़ी की सुइयां अभी भी चल रही हैं। एक पल बाद सुइयां अचानक रुक जाती हैं। यह उन्हें बहुत असामान्य लगता है। वे जहाज की खोज जारी रखते हैं। अंदर सब कुछ खंडहर में है, टूटी हुई संरचनाएं और हर जगह जंग लगा धातु है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनकी टीम का एक सदस्य लगभग गिरने ही वाला होता है, लेकिन मर्फी उसे समय पर पकड़ लेता है। उसे ऊपर खींचते समय वे नीचे एक लड़की को देखते हैं। वह वही लड़की है जो 1962 की आपदा में बच गई थी जब बाकी सब मारे गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 40 साल बाद भी वह बिल्कुल उसी उम्र की दिखती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसकी आत्मा है। जब मर्फी उसे फिर से देखता है तो वह अचानक गायब हो जाती है। वे अपने साथी को सुरक्षित खींचने में सफल होते हैं। मर्फी को यकीन नहीं होता कि वह लड़की असली थी या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन ये सब देखने के बाद मर्फी बेहद डर जाता है। जहाज बहुत बड़ा है, इसलिए वे खोज जारी रखते हैं और अंततः मुख्य केबिन तक पहुंचते हैं। खोज करते समय उन्हें एक डिजिटल कलाई घड़ी मिलती है। ये उन्हें भ्रमित करता है क्योंकि ऐसी घड़ियां 40 साल पहले मौजूद नहीं थीं। इससे उन्हें एहसास होता है कि उनसे पहले इस जहाज पर कोई और भी रहा होगा। वे अपने टगबोट पर लौटते हैं और टीम लीडर निर्णय लेते हैं कि अगले दिन वे जहाज को टगबोट से बांधकर खींच कर ले जाएंगे। अगले सुबह वे जहाज में एक बड़ा छेद पाते हैं जो इसे धीरे धीरे डूबने का कारण बन रहा है। नेता कहते हैं कि इस स्थिति में जहाज को हिलाना असंभव है क्योंकि अंदर बहुत सारा पानी जमा हो गया है। अतिरिक्त पानी ने जहाज का वजन बहुत बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में इसे खींचने की कोशिश करना मूर्खता होगी। वे पहले छेद को वेल्ड करने का निर्णय लेते हैं, फिर सारा पानी बाहर निकालते हैं और अंत में जहाज को खींचते हैं। हर कोई योजना से सहमत होता है और वे काम शुरू कर देते हैं। कुछ टीम के सदस्य छेद की मरम्मत करते हैं, जबकि अन्य अंदर खजाने की खोज जारी रखते हैं। अपनी खोज के दौरान मर्फी एक स्विमिंग पूल पर आती है। वह यह देखकर चौंक जाती है कि पूल गोलियों के छेद से ढका हुआ है। जैसे ही वह पूल क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। डर के मारे मर्फी वापस पूल में गिर जाती है। उसका सिर पूल के फर्श से जोर से टकराता है और खून बहने लगता है। पूल तुरंत खून को सोख लेता है। जब मर्फी फिर से ऊपर देखती है तो लड़की गायब हो चुकी होती है और जैक वहाँ खड़ा होता है। जैक मर्फी को पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर निकलने के बाद मर्फी जैक से कहती है, मैंने यहाँ एक लड़की देखी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। जैक जवाब देता है, ये तुम्हारी कल्पना होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और उनके जाने के बाद पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। इस बीच टीम लीडर पुराने जहाज के कप्तान का कमरा खोजता है। जब वह अंदर जाता है तो उसे कमरा भयानक स्थिति में मिलता है। कमरे की तलाशी लेने के बाद उसे कुछ महत्वपूर्ण नहीं मिलता। उसके सामने मेज पर उसे एक शराब की बोतल और शराब से भरा गिलास दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी वहाँ पी रहा था। जैसे ही टीम लीडर एक घूंट लेने वाला होता है, वह आईने में देखता है और अपने पीछे पुराने जहाज के कप्तान को देखता है। डर के मारे वह गिलास गिरा देता है जो फर्श पर टूट जाता है। टीम लीडर घबराकर भाग जाता है। जहाज पर सभी के साथ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। टीम के एक सदस्य मार्क को एक महिला के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और निचले डेक पर, जहाँ कहानी की शुरुआत वाला वही गायक प्रदर्शन कर रहा है,
इस बीच मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और कपड़े धोने के कमरे से बाहर जाने वाला दरवाजा खोलते हैं। एक विशाल पानी की लहर बाहर आती है जिसमें कई लोगों के शरीर बह रहे हैं। डरे हुए मर्फी और जैक आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही वे चलते हैं, एक केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जैक को एक शानदार कार मिलती है। उसे देखकर वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन मर्फी असहज महसूस करता है और जल्दी से निकलना चाहता है। अचानक वे देखते हैं कि दूसरे कमरे में कुछ हिल रहा है। जब वे जांच करते हैं और वस्तुओं को हटाते हैं तो वे एक सोने से भरा बॉक्स देखकर चौंक जाते हैं। मर्फी तुरंत बाकी समूह को बुलाता है। जब सभी आते हैं तो वे 9 समान बॉक्स पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 28 सोने की ईंटें होती हैं। इस खजाने को देखकर पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है, ये मानते हुए कि वे रातों रात अमीर बन गए हैं। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद वे जहाज छोड़ने और केवल सोना अपने साथ ले जाने का निर्णय लेते हैं। वे सोने को अपने टगबोट पर लादते हैं और प्रस्थान की तैयारी करते हैं। टगबोट का कप्तान इंजन को चालू करने के लिए उसकी सफाई शुरू करता है, लेकिन टगबोट का सिलेंडर वाल्व अपने आप चालू हो जाता है। गैस हवा में लीक होने लगती है। इस बीच मर्फी फिर से उसी लड़की को अपनी ओर तेजी से दौड़ते हुए देखता है, जैसे वह उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर कोई उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। उसी समय टगबोट का कप्तान इंजन शुरू करता है। सिलेंडर से लीक हो रही गैस में आग लग जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो पूरे टगबोट को नष्ट कर देता है। कप्तान तुरंत मारा जाता है। अब समूह समुद्र के बीच में एक अलग थलग परित्यक्त जहाज पर फंसा हुआ है। वे सभी बेहद परेशान हैं क्योंकि उनकी एकमात्र बचाव नौका पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उनके साथियों में से एक मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखते हुए गहरे भावुक हो जाते हैं। उनकी शादी 2 हफ्ते में होने वाली थी और अब उन्हें लगता है कि वह कभी इस जहाज से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। अपनी निराशा में मार्क जहाज पर रखी पुरानी शराब पीने लगते हैं। इस बीच मर्फी इस बात से परेशान है कि वह बार बार उसी लड़की को देख रही है। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित मर्फी जहाज के यात्री रिकॉर्ड की जांच करती है। वह पता लगाती है कि जिस लड़की को वह देख रही है उसका नाम केटी है। शोध करते समय मर्फी केटी के कमरे में पहुंचती है। जब वह अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसे केटी का शरीर मिलता है, जो उसे भयभीत कर देता है। मर्फी अपनी हिम्मत जुटाती है और शरीर की गर्दन से लॉकेट निकालती है। लॉकेट के अंदर उसे केटी की एक फोटो मिलती है जिसमें उसके माता पिता उसके पीछे खड़े हैं। यह देखकर मर्फी चौंक जाती है। केटी की आवाज अचानक कहती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपनी माँ और पापा को देख रही हूँ। मर्फी को विश्वास नहीं होता कि वह किसी मृत व्यक्ति से बात कर रही है, लेकिन जब वह केटी को लॉकेट देने की कोशिश करती है तो ये उसके हाथ के आर पार चला जाता है। तभी मर्फी को आखिरकार एहसास होता है कि केटी जीवित नहीं है बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर कई आत्माएं फंसी हुई हैं। वह समझाती है कि जब तक उन्हें नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को मारा नहीं जाता तब तक उनमें से कोई भी मुक्त नहीं होगा। मर्फी ने केटी से पूछा, वह आदमी कौन है जिसने तुम सबको कैद कर रखा है? जैसे ही केटी उसकी पहचान बताने वाली होती है, अजीब कीड़े अचानक डेक पर रेंगने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को तुरंत जहाज छोड़ने की चेतावनी देती है, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। फिर वह गायब हो जाती है। इस बीच मार्क पूरी बोतल खत्म करने के बाद चक्कर महसूस करने लगता है। अचानक उसके चारों ओर की सभी मेजें और कुर्सियां हिलने लगती हैं। एक पल में सब कुछ खुद को ठीक कर लेता है और जो लोग 40 साल पहले जहाज पर मरे थे वे फिर से जीवित दिखाई देते हैं। मार्क बीच में खड़ा है। उसके चारों ओर लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। पहले तो मार्क असहज महसूस करता है, लेकिन फिर मान लेता है कि यह सिर्फ शराब का असर है। पहले की महिला गायिका उसके पास आती है और उसे बहकाने लगती है। वह उसे पूरी तरह से मोहित कर देती है और मार्क बिना झिझक उसके पीछे चल पड़ता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि गायिका उसे एक जाल में फंसा रही है। वह फर्श के किनारे के पास रुकती है और उसे बुलाती है। जैसे ही मार्क उसकी ओर बढ़ता है, वह अचानक टूटे हुए फर्श से गिर जाता है और मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि टीम लीडर पुराने कप्तान के कमरे में बैठा है। वह देखता है कि एक शराब की बोतल अपने आप हिलने लगती है। कुछ क्षण बाद जहाज के कप्तान की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। लीडर डर जाता है। आत्मा एक गिलास में शराब डालती है और उसे पेश करती है। वह नेता को लोरेलाई नामक जहाज की एक फोटो भी देता है। कप्तान बताते हैं कि कई साल पहले एक आदमी जहाज पर आया और उन्हें लोरेलाई के बारे में बताया। उसने दावा किया कि उस जहाज के अंदर एक विशाल खजाना छिपा हुआ था। जब उन्होंने लोरेलाई जहाज को बचाया तो वास्तव में उन्होंने अंदर छिपा खजाना पाया। कप्तान टीम लीडर को एक और फोटो दिखाता है और कहता है, ये वही आदमी है जिसने हमें लोरेलाई के बारे में बताया था। टीम लीडर उस आदमी की तस्वीर देखकर चौंक जाता है। ये जैक है, लेकिन फोटो 40 साल पुरानी है। 4 दशकों के बाद भी जैक बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वह अब दिखता है। टीम लीडर समझता है कि जैक इंसान नहीं है बल्कि एक आत्मा है। ये समझते ही वह अपनी टीम को जहाज से उतारने के लिए बेताब हो जाता है। वह तुरंत अपने साथियों को खोजने लगता है, लेकिन फिर वह उसी साथी से टकराता है जो टगबोट पर गैस लीक के कारण हुए विस्फोट में मारा गया था। यह उस व्यक्ति की आत्मा है जिसकी हत्या की गई थी और वह नेता की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है। टीम लीडर खुद को बचाने के लिए दौड़ता है। उसी समय मर्फी आता है और आत्मा गायब हो जाती है। हालांकि टीम लीडर मर्फी का चेहरा उसी भूत के रूप में देखता है जिससे वह कुछ क्षण पहले मिला था। मर्फी को भी आत्मा मानकर वह घबरा जाता है और उस पर हमला करता है। मर्फी अपनी रक्षा करता है और लीडर की टांग घायल कर देता है, लेकिन ये लीडर को ज्यादा देर तक नहीं रोकता। वह फिर से उठता है और मर्फी पर हमला करने के लिए बढ़ता है। इससे पहले कि वह मर्फी को नुकसान पहुंचा सके, जैक पीछे से आता है और लोहे की छड़ से लीडर के सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जैक वही आदमी है जिसने उन सभी को जहाज पर लाया था। पूरी टीम में केवल नेता ने यह खोजा कि जैक इंसान नहीं था बल्कि एक राक्षस जैसा आत्मा था। जैक को भी एहसास हुआ कि नेता ने सच्चाई जान ली है। नेता को अपने रास्ते से हटाने के लिए जैक दूसरों को यह कहकर भ्रमित करता है कि अगर नेता जाग गया तो वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी जैक से सहमत होते हैं। वे अपने बेहोश नेता को पानी की टंकी में फेंक देते हैं। कोई और विकल्प न होने के कारण बाकी सदस्य पुराने जहाज की मरम्मत जारी रखते हैं जैसा कि योजना बनाई गई थी। वे उस छेद को वेल्ड करते हैं जिससे पानी अंदर आ रहा था और जमा हुआ पानी बाहर निकालना शुरू करते हैं। मर्फी देखता है कि उसकी टीम का एक सदस्य मार्क गायब है, तो वह उसे खोजने जाता है। लड़की की आत्मा फिर से प्रकट होती है और उसे बताती है कि वह व्यक्ति जिसे वह खोज रहा है मर चुका है।
वो बताती है कि मार्क महिला गायक का पीछा करते हुए मर गया। फिर लड़की धीरे से मर्फी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब त्रासदी हुई थी। उस रात जहाज पर सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अपराधियों के एक समूह ने जहाज पर संग्रहित सभी सोने को चुराने के इरादे से यात्रियों को मार डाला। उन्होंने कुछ लोगों को जहर दिया, कुछ को तार से आधा काट दिया और कई को निर्दयता से गोली मार दी। यहाँ तक कि केटी को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने उसे एक कमरे में घसीट कर ले गए और फांसी पर लटका दिया। इसके पीछे वह महिला गायिका थी जिसने सोना चुराने की पूरी योजना बनाई थी। अपने आदमियों की मदद से उसने जहाज पर हर व्यक्ति को मार डाला। हत्या के बाद सारा सोना उनके कब्जे में था। जहाज का अधिकारी गुप्त रूप से लेडी सिंगर के साथ काम कर रहा था। लेडी सिंगर के संकेत पर उसने अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जब वह मुड़ा तो लेडी सिंगर ने उसे भी गोली मार दी। लेडी सिंगर को विश्वास था कि सारा सोना उसका है क्योंकि जहाज पर सभी को खत्म कर दिया गया था। लेकिन फिर एक आदमी जो वास्तव में सब कुछ का मास्टरमाइंड था प्रकट हुआ और लेडी सिंगर को लोहे की जंजीर से फांसी देकर मार डाला। मर्फी ने केटी की मदद से यह देखा और अंततः मास्टरमाइंड को देखा, जिससे वह सदमे में रह गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसने उन्हें सोने के वादे के साथ यहाँ लुभाया था। जहाज में रिसाव हो रहा था और वह धीरे धीरे डूब रहा था। ऐसे बचाने के लिए किसी की जरूरत थी जो नुकसान की मरम्मत कर सके, तो जैक ने चालाकी से उन्हें इस उद्देश्य के लिए यहाँ लाया था। अब जब जहाज पूरी तरह से मरम्मत हो चुका था, जैक को उनकी अब जरूरत नहीं थी और उसने सबको खत्म करने की योजना बनाई। ये समझते हुए मर्फी को याद आया कि कैसे वह जैक के प्रभाव में आ गया था और उसने अपने नेता को एक टैंक के अंदर बंद कर दिया था। मर्फी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वह पहुंचा नेता की पहले ही मौत हो चुकी थी क्योंकि टैंक पानी से भर गया था। मर्फी ने टैंक के कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। अपने प्रयासों के बावजूद वह उसे बचा नहीं सका। फिर मर्फी अपने साथी डॉज को ढूंढने गया। मर्फी ने डॉज को जैक के बारे में सच्चाई बताई और उसे चेतावनी दी कि जैक को देखते ही गोली मार दे। मैं हमारे दल के एक और सदस्य को ढूंढने जा रहा हूँ, उसने कहा। जल्द ही मर्फी के जाने के बाद जैक डॉज के सामने आ गया। डॉज ने जैक पर बंदूक तान दी और उसे हिलने से मना किया। यह सुनकर जैक समझ गया कि मर्फी ने सच बता दिया है। जैक ने बंदूक पकड़ने के लिए बातचीत से डॉज का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन डॉज ने उसकी चाल को समझ लिया और तुरंत उसे गोली मार दी, जिससे वह पीछे गिर गया। डॉज जैक के पास गया और मान लिया कि वह मर चुका है। डॉज चला गया, ये जाने बिना कि जैक अभी भी जीवित था। इस बीच मर्फी ने पाया कि जिस साथी को वह ढूंढने गया था वह पहले ही पानी में मर चुका था। मर्फी के सभी साथी डॉज को छोड़कर अब चले गए थे, इसलिए मर्फी ने पूरे जहाज को नष्ट करने का फैसला किया। उसने जहाज में जगह जगह विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। जब डॉज वहां पहुंचा, डॉज ने मर्फी से कहा कि उसने जैक को मार दिया है। मर्फी ने जवाब दिया कि जैक नहीं मरेगा क्योंकि जैक इंसान नहीं था, वह एक राक्षस था। हमें पूरे जहाज को उड़ाना होगा ताकि वह हमारे जैसे और लोगों को फंसा न सके, मर्फी ने कहा। उसने जिन आत्माओं को कैद किया है वे आखिरकार मुक्त हो जाएंगी। डॉज ने गुस्से में तर्क दिया कि जहाज को नष्ट करने से सोना भी नष्ट हो जाएगा और वे खाली हाथ घर लौटेंगे। मर्फी ने कहा कि सोना जैक की चाल के अलावा कुछ नहीं था और वे इसे कभी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे जहाज को उड़ाना ही होगा, उसने जोर दिया। जैक ने महसूस किया कि मर्फी नहीं रुकेगा। जैक ने फिर अपना असली रूप दिखाया और बताया कि उसने पहले ही डॉज को मार दिया था। जैक ने मर्फी से कहा कि उनकी भूमिकाएं समान थीं। जैसे मर्फी फंसे हुए जहाजों को इकट्ठा करता था, वैसे ही जैक आत्माओं को इकट्ठा करता था। मैं पहले इंसान था, लेकिन मैंने कई पाप किए और ये सजा मेरे नए उद्देश्य में बदल गई। अब मैं आत्माओं का संग्रह करता हूँ और इसके लिए मुझे एक जहाज की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे नष्ट करो। जैक ने मर्फी को एक सौदा पेश किया। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जहाज को उड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन मर्फी ने मना कर दिया। जैक ने उसे लोहे की छड़ से मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही जैक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, मर्फी ने बम के रिमोट पर एक तीर चलाया। वह तुरंत पानी में कूद गया। रिमोट ने जहाज पर एक बड़ा विस्फोट कर दिया। विस्फोट के कारण पूरा जहाज डूब गया। मर्फी पानी के नीचे फंस गया। वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर केटी की आत्मा प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ा। उसने उसे ऊपर की ओर मार्गदर्शन किया। मर्फी ने देखा कि जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं। बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंचा। उसने देखा कि मुक्त आत्माएं अपने असली संसारों में लौट रही थीं। सच में जहाज पर हर आत्मा को जैक ने गुलाम बना लिया था। केवल केटी की आत्मा अछूती रही क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध थी और जैक उसे कभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। यही कारण था कि केटी मर्फी की मदद करती रही। मर्फी एक बॉक्स का सहारा लेकर समुद्र में तैर रहा था। आखिरकार वही गुजरते हुए जहाज तक पहुंच गया, जिसने उसे बचा लिया। जब वो बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने एम्बुलेंस की खिड़की से कुछ चौंकाने वाला देखा। जैक अभी भी जीवित था। जैक सारा सोना एक और जहाज पर ले जा रहा था। वह चक्र को दोहराने और अधिक लोगों को मारने और उनके आत्माओं को सोने के बदले में फंसाने की योजना बना रहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है।